हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान का बचपन उसकी पूरी जिंदगी की नींव रखता है। जैसी परवरिश मिलती है, जैसे हालात होते हैं, वही तय करते हैं कि आगे चलकर कोई इंसान कैसा बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें एक 11 साल की बच्ची को 2 मासूम बच्चों का खूनी बना सकती हैं? आज की कहानी मैरी बेल की है। एक ऐसा केस जो हमें इसी सवाल की गहराई में उतरने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस केस को परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू होती है 26 मई 1957 को। मैरी फ्लोर बेल का जन्म इंग्लैंड के एक ऐसे घर में हुआ जहां प्यार और सुरक्षा जैसे शब्दों की कोई जगह ही नहीं थी। उसका माहौल शुरू से ही बहुत ही डिस्टर्बिंग और अनस्टेबल था। सोचकर देखिए, जब मैरी पैदा हुई तो उसकी अपनी माँ बेटी ने डॉक्टरों से कहा, इस चीज को मुझसे दूर ले जाओ। बेटी खुद तब सिर्फ 17 साल की थी और एक प्रोस्टिट्यूट थी। अपनी ही बेटी के लिए नफरत का ये पहला इजहार था और मैरी की जिंदगी की एक बहुत ही दर्दनाक शुरुआत। मैरी का बचपन सिर्फ अनदेखी में नहीं बल्कि लगातार भयानक टॉर्चर में बीता। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, उसकी अपनी माँ ने उसे पहली मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। फिर उसे नींद की गोलियां देकर मारने की भी कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब बेटी ने पैसों के लिए मैरी को एक मानसिक रूप से बीमार महिला को बेच दिया। वहां से तो उसकी बड़ी बहन ने उसे किसी तरह बचाया, लेकिन ये सब काफी नहीं था। सिर्फ 5 साल की उम्र से उसकी माँ उसे अपने क्लाइंट्स के साथ यौन शोषण के लिए मजबूर करने लगी। इतना भयानक ट्रॉमा जब कोई बच्चा झेलता है तो जाहिर है इसका असर उसके बर्ताव पर भी दिखता है। मैरी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गई थी, उसका व्यवहार बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं था। इसे साइकोलॉजिस्ट रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के लक्षण भी मानते हैं। स्कूल में वो अक्सर बच्चों से लड़ती झगड़ती और उनका गला दबाने की कोशिश करती। इसी वजह से कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, उसकी पड़ोसन नॉर्मा बेल। मैरी की हिंसा की आदत अब खतरनाक रूप से बढ़ रही थी। एक बार उसने एक 3 साल के लड़के पर हमला करने से ठीक पहले ये डरावना सवाल पूछा। फिर उसने उस बच्चे को 7 फुट की ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। किस्मत अच्छी थी कि वो बच्चा बच गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी जिसे किसी ने नहीं समझा। और वो वार्निंग जल्द ही एक खौफनाक हकीकत में बदल गई। इसके कुछ ही समय बाद मैरी की हिंसा उस लेवल पर पहुंच गई जहां उसने 2 छोटे मासूम बच्चों की जान ले ली। पहला शिकार था 4 साल का मार्टिन ब्राउन। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, उसकी लाश 25 मई 1968 को एक वीरान घर में मिली। हैरान करने वाली बात ये थी कि शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये बस एक हादसा है। शरीर पर हिंसा के कोई साफ निशान नहीं थे, इसलिए मौत की असली वजह यानी गला घोटना किसी को पता ही नहीं चली। इस हत्या के ठीक अगले दिन मैरी का 11वां जन्मदिन था और उस दिन उसने अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ पास की एक नर्सरी में घुसकर खूब तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ के दौरान उन्होंने पीछे कुछ नोट्स छोड़े। एक में तो साफ साफ लिखा था, मैंने मार्टिन ब्राउन की हत्या की है, और एक दूसरे नोट में लिखा था, मैं हत्या करती हूं ताकि मैं वापस आ सकूं। ये एक खुला कन्फेशन था, लेकिन पुलिस ने इसे बच्चों की कोई बेतुकी शरारत समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हत्या के बाद मैरी का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब हो गया। वो मार्टिन के घर गई और उसकी माँ से बोली, मुझे पता है कि वो मर चुका है, मैं बस उसे उसके ताबूत में देखना चाहती हूँ। सोचिए, एक 11 साल की बच्ची के मुंह से ऐसे शब्द सुनना कितना खौफनाक रहा होगा। कुछ हफ्तों बाद 31 जुलाई को 3 साल के ब्रायन हॉफ की लाश मिली। उसे भी गला घोंट कर ही मारा गया था। इस बार सबूत ज्यादा साफ थे और पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल को एक बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक बच्चा है। पुलिस ने एक बहुत बड़ी जांच शुरू की और उस इलाके के लगभग 1200 बच्चों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे शक की सुई मैरी और नॉर्मा पर आकर टिक गई, क्योंकि कई बच्चों ने गवाही दी कि ब्रायन को आखिरी बार इन्हीं के साथ देखा गया था। पुलिस के पूछताछ के दौरान मैरी ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरा केस खोल कर रख दिया। उसने लाश के पास मिली एक टूटी हुई कैंची का जिक्र किया। अब ये एक ऐसी डिटेल थी जो सिर्फ और सिर्फ कातिल को ही पता हो सकती थी। इस एक गलती के बाद पूरा मामला खोल गया। नॉर्मा दबाव में टूट गई और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि असली हत्यारा मैरी ही थी। इसके बाद मैरी के पास भी अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।
केस के जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने ब्रायन के अंतिम संस्कार के दौरान एक ऐसा मंजर देखा जो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया। मैरी कब्रिस्तान के गेट पर खड़ी थी और ब्रायन का ताबूत देखकर अपने हाथ मल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ और अदालत ने इन 2 लड़कियों के भविष्य का फैसला सुनाया। मुकदमे के आखिर में नॉर्मा बेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। खुद मैरी ने गवाही दी थी कि नॉर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैरी बेल को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। अदालत ने ये फैसला डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत के आधार पर दिया। इसका मतलब ये था कि कोर्ट ने भी ये माना कि मैरी का व्यक्तित्व उसके भयानक बचपन और लगातार हुए दुर्व्यवहार की वजह से इस हद तक बिगड़ गया था कि वो अपने किए के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं थी। ये एक तरह से इस बात को मानना था कि उसके माहौल ने उसके गुनाहों में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आखिर में मैरी बेल की कहानी हमें उसी सवाल पर वापस लाती है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। क्या कोई इंसान जन्म से ही बुरा होता है या उसे उसके हालात बनाते हैं? मैरी के मामले में, जहां इतना भयानक बचपन और इतने दिल दहला देने वाले अपराध एक साथ मिलते हैं, इस सवाल का जवाब शायद और भी मुश्किल हो जाता है।